ये हम एक ग्राफ देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन प्रोग्रेस में। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कमांड करनी है, आप चाहते हैं कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो जाए, तो उसके लिए आपको जीओसी पे कमांड होना बहुत जरूरी है। इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला, क्योंकि इस चैप्टर में हम सीखते हैं कि कोई भी रिएक्शन होती कैसे। और इस चैप्टर में बेटा हमको यही सीखना है। हम सीखेंगे ये बॉन्ड क्यों ब्रेक हुआ, इसके आने की वजह से ये बॉन्ड ब्रेक क्यों हुआ। अगर हमें रीजन पता होगा तो हम बॉन्ड ब्रेक कर लिया करेंगे। ब्रेक करने के बाद कैसे ट्रांजिशन स्टेट बनती है, क्या होते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, कैसे इनका फॉर्मेशन होता है और रिएक्शन इंटरमीडिएट फाइनली कैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। यही सारे स्टेप्स अगर हम सीख जाएंगे इस चैप्टर में, तो हम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन खुद से कर लिया करेंगे। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त हैं, जबरदस्त हैं। केमिस्ट्री की प्रिपरेशन आपकी बहुत ही बिंदास चल रही है। मैं आपका केमिस्ट्री मेंटोर आलोक दीक्षित बहुत की प्लस के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। जेई सेंचुरी सीरीज में आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कमांड करनी है, आप चाहते हैं कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो जाए, तो उसके लिए आपको जीओसी पे कमांड होना बहुत जरूरी है। इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गॉड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस चैप्टर को आपने अच्छे से कर लिया तो आपकी बुलंद हो जाएगी, आपकी अपनी हो जाएगी, आपको एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन मैकेनिज्म। क्योंकि इस चैप्टर में हम सीखते हैं कि कोई भी रिएक्शन होती कैसे है, क्योंकि रिएक्शंस को याद करने की आपकी लिमिटेशंस है। आप रिएक्शंस कितनी याद कर सकते हैं, 50, 100, 200, 400, एक लिमिट में याद कर सकते हैं। लेकिन आपने एक बार रिएक्शन मैकेनिज्म सीख लिया, रिएक्शन होती कैसे है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते कैसे हैं, अगर आपको ये आ गया तो इसके बाद एक नहीं, हजारों नहीं, लाखों रिएक्शंस भी आप कर पाएंगे। और जैसा कि जेई का एग्जाम आता है, उसमें हर एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन में, लगभग सभी क्वेश्चन में जीओसी का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो जीओसी तो हमें अच्छे से करनी ही करनी है। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं अपन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले अपन बात करते हैं कोई केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? ऐसी केमिकल इक्वेशन जो केवल ये इंफॉर्मेशन देती है कि इनिशियली हमारा सबस्ट्रेट क्या है, अटैकिंग रिएजेंट क्या है और फाइनली प्रोडक्ट का क्या फॉर्मेशन हो रहा है। मान लीजिए जैसे आप अपने स्कूल से और कहीं इंस्टीट्यूट पर जा रहे हैं, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं, तो आप इनिशियली क्या हुआ, अपने घर से मूव हुए और फाइनली कहां पहुंच रहे हैं, फाइनली स्कूल या इंस्टीट्यूट पहुंच रहे हैं। तो जो इनिशियल और फाइनल इंफॉर्मेशन मिल रही है वही हमारी क्या होती है, वो केमिकल इक्वेशन हमारी केमिकल रिएक्शन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये कोई एल्कीन है, सी डबल बॉन्ड सी, कोई एल्कीन है, और एक हमने अटैकिंग रिएजेंट ले लिया HBr, अटैक कराया, फॉर्मेशन जो हो रहा है, फाइनली प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो कोई ये फॉर्मेशन हो रहा है, जिसने हमको इनिशियल फॉर्मेशन दी कि हमारा सबस्ट्रेट क्या है, ये हमारा सबस्ट्रेट क्या है, हमारा अटैकिंग रिएजेंट क्या है, इस पर अटैक करने वाला रिएजेंट क्या है, और फाइनली हमारा प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ। इतनी इंफॉर्मेशन देने वाली जो केमिकल इक्वेशन है, इसी को बेटा हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अगर इसका थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स व्यू हम देखें तो देखते क्या है, ये हम एक ग्राफ देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन प्रोग्रेस में। सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट में अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो क्या चेंज आया है। सबस्ट्रेट में जो स्टार्टिंग में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बना था, उसमें से अभी केवल सिग्मा रह गया है। लॉस किसका हुआ, पाई बॉन्ड का लॉस हो गया। और गेन क्या हुआ, दो नए सिग्मा बॉन्ड का गेन हो गया। हमें मालूम है सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, दो नए सिग्मा बॉन्ड यहां बन रहे हैं। एक यहां पर उसकी जगह पाई बॉन्ड था, तो एक पाई बॉन्ड ज्यादा स्टेबल या दो सिग्मा, अरे एक पाई से एक सिग्मा ही ज्यादा स्टेबल होता है, यहां तो दो दो सिग्मा। इसका मतलब अब जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा। अच्छा, स्टेबिलिटी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, ये तो हम सभी को पता है, केमिकल बॉन्डिंग में ही बात पढ़ चुके हैं। स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी के।
प्रोडक्ट यहां पर बाई चांस इस रिएक्शन में ज्यादा स्टेबल बन रहा है, ज्यादा स्टेबल बन रहा मतलब पोटेंशियल एनर्जी इसकी कम होगी। पहले सबस्ट्रेट एक पाई बॉन्ड था तो इसके रेस्पेक्ट में थोड़ा सा कम स्टेबल था, अगर ये कम स्टेबल था तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा था, अभी बाद में जो पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है, पहले पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा था, बाद में जो पोटेंशियल एनर्जी का लेवल है वो कम हो गया। यहां पर हमारा सबस्ट्रेट था, यहां पर हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। ये जो सबस्ट्रेट था उसका एनर्जी लेवल मान लीजिए कोई H1 था, ये कोई H2 है, तो पक्की बात है ये ज्यादा स्टेबल है तो इसका एनर्जी लेवल क्या है, कम। तो कुछ एनर्जी ऐसी रिएक्शन में रिलीज होती है, ये रिलीज होने वाली बेटा एनर्जी डेल्टा H कह सकते हैं। ये डेल्टा H क्या होगा, तो डेल्टा H बराबर होगा H फाइनल माइनस H इनिशियल। फाइनली एनर्जी कितनी है, H2, इनिशियली कितनी थी, H1। ये ध्यान से देखिए, H2 की वैल्यू कम है, H1 की वैल्यू ज्यादा है। अगर इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू ज्यादा है तो ये वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। मतलब ऐसी जो रिएक्शन है वो क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी। ऐसी रिएक्शन को कराने के लिए हमें हीट देने की जरूरत नहीं है। और अगर कहीं से प्रोडक्ट हमारा कम स्टेबल बन रहा होता, मतलब अभी एनर्जी लेवल क्या होता, ज्यादा, सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल बाय चांस कम होता, तो अगर ज्यादा होता तो हमें एनर्जी देनी पड़ती। ऐसी रिएक्शन के लिए हम क्या कहते, हमें हीट करना पड़ेगा। तो ये थर्मोडायनेमिक्स हम व्यू भी ध्यान रखेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए। अभी बात करते हैं, ये तो हमने केमिकल रिएक्शन की बात कर ली, ये रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है। रिएक्शन केमिकल इक्वेशन हमें मालूम है, जो केमिकल इक्वेशन इनिशियल क्या रिएक्ट कर रहा है, फाइनली क्या बन रहा है, इतनी जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो तो हमारी केमिकल रिएक्शन हो गई। अब हमारी रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, पाथ। इनिशियली आज आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हैं, कल को हो सकता है आप IIT JEE सेलेक्ट हो जाएं, तो इनिशियल आपकी इंफॉर्मेशन ये है कि अभी आप JEE एस्पिरेंट हैं। आप हो सकता है कल को जब एग्जाम हो उसके बाद सेलेक्ट हो जाएं, आप उस समय IIT में एंटर कर जाएंगे। लेकिन इसके बीच का पाथ कैसे किया आपने, इसकी मैकेनिज्म, उसके लिए आपको कोचिंग करनी पड़ी, आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ी, आपको बहुत सारे टेस्ट पेपर लगाने पड़े, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हुए, PYQs आपने लगाए हैं। ये सारे जो पाथ है वही हमारी क्या कहलाती है, मैकेनिज्म कहलाती है। तो मैकेनिज्म हमारी क्या है, मैकेनिज्म बेसिकली हम बेटा कहेंगे, मैकेनिज्म इज द वे और पाथ इन विच ए रिएक्शन ऑकर्स। ये क्या करती है, जितने भी वेरियस स्टेप्स होते हैं केमिकल रिएक्शन में, उन सभी वेरियस स्टेप्स को डिस्क्राइब करती है। फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने जो बात की थी केमिकल रिएक्शन, उसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। हालांकि इस चैप्टर में जब हम सीखेंगे तब वास्तव में समझ पाएंगे ये कैसे होती है, बट हम मैकेनिज्म है क्या उस भाव को समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो देखते हैं मैकेनिज्म क्या है। C डबल बॉन्ड C प्लस HBr। HBr एक अच्छा एसिड है, आसानी से प्रोटॉन लूज करता है, तो आसानी से H प्लस Br माइनस में आयनाइज हो जाएगा। यहां पर देखिए डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है। यहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, तो इन दोनों में किसको अट्रैक्ट करेगा, ये बात तय हो गई कि इन दोनों में अट्रैक्ट किसको करेगा, H प्लस को करेगा, क्योंकि यहां पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। H प्लस क्या कहेगा, H प्लस कहेगा कि मुझे डुप्लेट कंप्लीट करना है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, पॉजिटिव चार्ज आया तो वो भी चला गया, अभी कितने बचे, 0 इलेक्ट्रॉन। इससे 2 चाहिए, डुप्लेट कंप्लीट करना है। 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे, ये क्या करेगा, एक कार्बन से कहेगा भाई मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो जिससे मेरा डुप्लेट कंप्लीट हो जाए। कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, पाई बॉन्ड है। ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इससे खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी। पाई इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे और H की तरफ शिफ्ट होने लगेंगे। ऐसा करने में एक ट्रांजिशन स्टेट बेटा बनेगी। जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो या ब्रेकिंग हो या दोनों साथ साथ हो रहे हो, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा हो, बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही हो या दोनों साथ साथ, फॉर्मेशन ब्रेकिंग दोनों साथ साथ हो रहे हो, ऐसी स्टेट हमारी क्या कहलाती है, ट्रांजिशन स्टेट। तो अभी होगा क्या,
ये धीरे धीरे से इलेक्ट्रॉन, इनके बीच के जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो धीरे धीरे इसकी तरफ शिफ्ट होने लगेंगे, और जब इसकी तरफ आएंगे तो ये हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट करने लगेगा। हाइड्रोजन पर पूरा पॉजिटिव चार्ज था, जैसे जैसे इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आएंगे वैसे वैसे ये क्या फील करेगा कि मेरे पास निगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इसका जो फुल पॉजिटिव चार्ज था धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो हम क्या देखेंगे, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अच्छा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, इनके साझे के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जा रहे हैं, तो इसको लगेगा मुझे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, तो इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा। इसकी तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो तो इसने हाइड्रोजन की तरफ पास कर दिए, इसलिए अभी इस पर कोई चार्ज नहीं आ रहा है। ध्यान से देखें तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ब्रेकिंग हो रही है और यहां पर नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये जो स्टेट है ये हमारी स्टेट क्या कहलाती है, ट्रांजिशन स्टेट। इसे हम TS1 कह देते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट कह देते हैं। अभी देखिए क्या होगा, फाइनली हम रिजल्ट क्या देखेंगे। फाइनली देखिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, फाइनली ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया और इस पर फाइनल पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब तय हो गया कि इलेक्ट्रॉन इससे दूर शिफ्ट हो गए हैं, पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पाई बॉन्ड कैसे बना था, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन साझे के लिए दिया था। अब दोनों इस तरफ शिफ्ट हो गए तो इसके पास क्या लगेगा, जो मैंने एक इलेक्ट्रॉन साझे के लिए दिया था वो मेरे पास कम हो गया, तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अभी ये वाला जो कार्बन है इस पर नेगेटिव आएगा, वो किसकी तरफ ट्रांसफर कर दिया, H की तरफ, तो यहां नया बॉन्ड फॉर्म कर गया। ये देखिए क्या फाइनल प्रोडक्ट हो सकता है, नहीं, अभी इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये आयन है, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट नहीं हो सकता है। तो बिफोर फॉर्मेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्मेशन से पहले हाईली अनस्टेबल स्पेसी बनती है। ये हाईली अनस्टेबल होगी क्योंकि इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, इस पर तो चार्ज है, ये स्टेबल प्रोडक्ट तो नहीं हो सकता है, तो हाईली अनस्टेबल स्पेसी बनती है जिसको हम कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं बेटा, रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो ये हमारा फॉर्मेशन किसका हो रहा है, रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट नहीं हो सकता है। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट बन गया। अब ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट जब बना तो अब आगे की रिएक्शन शो करेगा। आगे की रिएक्शन कैसी होने वाली है, तो ध्यान से देखिए Br माइनस बच गया है, H प्लस Br माइनस था उसमें से Br माइनस बच गया है। ये जो Br माइनस है ये कहां अटैक करेगा, अब ये इसको अट्रैक्ट करेगा, C प्लस जो है इसको अट्रैक्ट करेगा, तो अपना नेगेटिव चार्ज इसको देना चाहेगा। जब भी इसको देना चाहेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन। जब चार्ज का धीरे धीरे न्यूट्रलाइजेशन होगा, अभी इसकी स्टोरियोकेमिस्ट्री में नहीं जाते हैं कि किधर अटैक करेगा, फ्रंट बैक, अभी इस पे नहीं जाते हैं, सब आगे की बातें हैं। बस अभी मैकेनिज्म क्या है बस ये भाव में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए ये जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ देगा वैसे वैसे क्या होने लगेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन। जैसे जैसे इसका नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के कांटेक्ट में आएगा दोनों न्यूट्रलाइज होने लगेंगे, दोनों पर चार्ज कम होने लगेगा, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये भी धीरे धीरे कम होने लगेगा न्यूट्रलाइजेशन से, ये भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। ये जो हमारी स्टेट बन रही है इसको अपन बोलते हैं बेटा सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट, TS2 बोलेंगे, सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट। यहां पर बॉन्ड का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन। फाइनली होगा क्या बेटा, फाइनली हमारा ये बॉन्ड फॉर्म कर जाएगा, पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ये अटैच्ड हो गया। अब देखिए ये फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा, हम कहेंगे इसे कि ये फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया है, ये हमारा न्यूट्रल है, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में हमारे क्या क्या स्टेप हुए, पहले अटैकिंग रिएजेंट ने अटैक किया, पहली ट्रांजिशन स्टेट बनी, फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट बना, रिएक्शन इंटरमीडिएट बनने के बाद क्या हुआ, सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट बनी, और फिर फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। इसका मतलब ये जो पाथ है जिससे होके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, यही पाथ जो कि सारे इसके वेरियस स्टेप्स को डिफाइन करता है, यही हमारी क्या कहलाती है, मैकेनिज्म। और इस चैप्टर में बेटा हमको यही सीखना है। हम सीखेंगे ये बॉन्ड क्यों ब्रेक हुआ, इसके आने की वजह से ये बॉन्ड ब्रेक क्यों हुआ, अगर हमें रीजन पता होगा तो हम बॉन्ड ब्रेक कर लिया करेंगे। ब्रेक करने के बाद कैसे ट्रांजिशन स्टेट बनती है, क्या होते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट,
कैसे इनका फॉर्मेशन होता है और रिएक्शन इंटरमीडिएट फाइनली कैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, यही सारे स्टेप्स अगर हम सीख जाएंगे इस चैप्टर में तो हम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन खुद से कर लिया करेंगे। यही बेटा हमें सीखना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में। अच्छा, इसका ग्राफ अगर आपसे कहा जाए प्लॉट करने के लिए, क्या ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे? एक बार ट्राई करते हैं ग्राफ प्लॉट करने की। ये हमारा सबस्ट्रेट का लेवल था, ये हमारा प्रोडक्ट का लेवल है। क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट के बाद पहले फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट बनती है, फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट, फिर सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट बनता है, फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ये हमारा क्या है, सबस्ट्रेट है। ये पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन प्रोग्रेस में ग्राफ देख रहे हैं, ये सबस्ट्रेट है, ये हमारा सबस्ट्रेट है, ये है सबस्ट्रेट। इससे क्या बना, फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट बनी, TS1 बनी, फिर क्या बना, फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ, ये हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट है। ये फिर हमारी क्या बनी, TS2 सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट, और फाइनली यहां पर क्या बन रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जा रहा है। जो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा था, इनिशियल और फाइनल इंफॉर्मेशन देने वाली हमारी क्या कहलाई, केमिकल रिएक्शन, जो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे रहा है। लेकिन इसका जो पाथ है, ये पाथ क्या है, जो ये इंफॉर्मेशन देगा, बस वही हमारी क्या कहलाएगी, रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाएगी। बिल्कुल। तो देखिए यहां पर पहली ट्रांजिशन स्टेट जब हो रही है तब बॉन्ड का फॉर्मेशन, ब्रेकिंग दोनों हो रही, हाईली अनस्टेबल होगी तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा। फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट बना, रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ट्रांजिशन स्टेट के रेस्पेक्ट में तो ज्यादा ही होगी, मतलब एनर्जी लेवल क्या होगा, कम। स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो एनर्जी लेवल क्या होगा, कम। लेकिन फिर से जब यहां पर ट्रांजिशन स्टेट आएगी, जब जब बॉन्ड का फॉर्मेशन ब्रेकिंग होगी, हाईली अनस्टेबल होगा, उस समय बॉन्ड ब्रेक हो रहे होंगे या बन रहे होंगे या दोनों ही हो रहे होंगे, तो फिर से TS2 का एनर्जी लेवल थोड़ा सा ज्यादा, और फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो कि स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है तो इसका एनर्जी लेवल क्या हो गया, कम। पूछा जाए एक्सोथर्मिक होगी रिएक्शन एंडोथर्मिक, तो देखिए यहां पर इतनी एनर्जी निकलेगी। पहले मान लेते हैं यहाँ पे 100 किलो कैलोरी थी, अभी यहाँ पर मान लेते 40 किलो कैलोरी बची, तो 100 माइनस 40 मीन 60 किलो कैलोरी एनर्जी क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे हमने बात की है, मींस रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक। इस रिएक्शन को कराने के लिए हीट देने की जरूरत नहीं है। पॉइंट क्लियर हुआ बेटा, मैकेनिज्म का मीनिंग क्लियर हुआ। जो इनिशियल फाइनल इंफॉर्मेशन दे वो हमारी केमिकल रिएक्शन, लेकिन इनिशियल टू फाइनल पहुंचे कैसे, उसका पाथ क्या है, जो ये इंफॉर्मेशन दे बस वही हमारी क्या है, मैकेनिज्म है। और इस चैप्टर में बेटा हमको यही सीखना है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे सीखेंगे हम लोग। इसके पहले अपन बात करते हैं, ये जरा ट्रांजिशन स्टेट यहां पर बात कर लें। यहां पर ट्रांजिशन स्टेट, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट बना, तो पूछा जाए ये क्या होगा, तो हम कहेंगे ये हमारी क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। हमें बताना है आइडेंटिफाई नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट एंड नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स। ग्राफ दिया हो तो नंबर ऑफ यहां पर ट्रांजिशन स्टेट हम बता पाए, तो यही हमारी क्या होगी, ट्रांजिशन स्टेट। मतलब ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें ट्रांजिशन स्टेट के बाद डायरेक्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। इस रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है। जनरली नंबर ऑफ, इन जनरल अगर बात करें, इन जनरल नंबर ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट माइनस 1। इन जनरल जैसे ये रिएक्शन देख रहे हैं तो यहां पर ये क्या कहेंगे, फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट बनी, फिर ये हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट बना, फिर यहां पर कितनी बनी, ये क्या बनी, सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट। पूछा जाए इसमें ट्रांजिशन स्टेट कितनी होंगी, 2 बनेंगी। यहां रिएक्शन इंटरमीडिएट कितने बनेंगे, 1 बनेंगे। पूछा जाए यहां पर इस वाले क्वेश्चन में ट्रांजिशन स्टेट कितनी होंगी, हम कहेंगे 1 होगी। रिएक्शन इंटरमीडिएट कितने होंगे, 0 होंगे। बेटा यहां तो कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है। जरा इसके लिए बता देंगे, इसके लिए क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये हमारी क्या है, ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट है, तो कितनी बन रही है, 1 2 3, तो ट्रांजिशन स्टेट कितनी बनने वाली है, 3। ये हमारे क्या बनेंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट यहां पर कितने हैं, 2। एक बार जल्दी से इसको देखिए, क्या कहेंगे, इसको आप कमेंट में रिप्लाई कर दीजिएगा, कितने यहां ट्रांजिशन स्टेट हैं और कितने यहां पर रिएक्शन इंटरमीडिएट। मैं चेक करूंगा, कमेंट में रिप्लाई करेंगे।
अब रिएक्शन मैकेनिज्म हम सीखेंगे कैसे, हमें क्या क्या सीखना होगा जिससे हम इनिशियली सबस्ट्रेट से और फाइनली प्रोडक्ट तक पहुंच जाएं, वो पाथ हम सीख जाएं, वो मैकेनिज्म हम सीख जाएं। उसके लिए हमें क्या क्या सीखना होगा, तो उसके लिए हमें सबसे पहले सीखना होता है अटैकिंग रिएजेंट। ये अटैकिंग रिएजेंट क्या है, तो पहले तो सीखेंगे अटैकिंग रिएजेंट्स। अटैकिंग रिएजेंट के बाद हमें क्या सीखना होता है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। कौन अटैक करने जा रहा है, वो अटैकिंग रिएजेंट हुआ। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जिस पर अटैक करने जा रहा है उस पर बॉन्ड की ब्रेकिंग कैसे होगी, वहां पर कौन से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लग रहे होंगे, फिर वो हम सीखेंगे। इसके बाद सीखेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब अटैकिंग रिएजेंट जब अटैक कर गया तो ट्रांजिशन स्टेट के साथ क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट होने के बाद रिएक्शन इंटरमीडिएट वो क्या है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है और वो फाइनली प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट होता है। और जब इतना सीख लेंगे तब अपन सीखेंगे एप्लीकेशन। अगर ये हमने फॉलो कर लिया तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम कर पाएंगे। ठीक है, अब जो अटैकिंग रिएजेंट जो है, अटैकिंग रिएजेंट हमारे कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स। अभी इनको हम डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो है हमारे दो टाइप के होते हैं, टेम्परेरी इफेक्ट और परमानेंट इफेक्ट। टेम्परेरी इफेक्ट में कौन होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, ये सीखना होगा ये है क्या। परमानेंट इफेक्ट में सीखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ये क्या है हमें ये भी सीखना होगा। रिएक्शन इंटरमीडिएट जो मेनली हमारे सिलेबस में हम उनकी बात कर रहे हैं, तो वो कौन कौन से हैं, कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, कार्बीन, नाइट्रीन, कार्बन फ्री रेडिकल्स। ये क्या हैं, इनका फॉर्मेशन कैसा होता है, जनरेट कैसे होते हैं और ये फाइनली प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट होते हैं, इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ये सारा कुछ अपन सीखने वाले हैं इसी चैप्टर में। फिर सीखेंगे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या सीखेंगे, एक तो रिएजेंट और उनके रोल क्या है, कौन से रिएजेंट क्या काम करते हैं। फिर टाइप ऑफ रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अगर हमने ये सीख लिया तो आपको प्रॉमिस कर रहा हूं आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बुलंद हो जाने वाली है। आपको एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप बड़े से बड़े जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं उनको आसानी से सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो चलिए आगे का स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन अटैकिंग रिएजेंट की। ये अटैकिंग रिएजेंट क्या होते हैं, तो बेटा अटैकिंग रिएजेंट ऐसे रिएक्टेंट हैं जो सबस्ट्रेट पर अटैक करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं अटैकिंग रिएजेंट। कितने टाइप के होंगे, दो टाइप के। कौन कौन से, इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स। बेटा देखो इलेक्ट्रोफाइल्स ये क्या होता है, इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब है लविंग, इलेक्ट्रोफिलिक है बेसिकली, उसका मतलब है इलेक्ट्रॉन लविंग। और इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होंगे, जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, मींस जिनके पास भी इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी होती है, वो सभी के सभी हमारे क्या कहलाते हैं, वो सभी के सभी कहलाते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स, जो इलेक्ट्रॉन लविंग होंगे। इलेक्ट्रॉन लविंग बेटा वही होंगे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। फॉर एग्जाम्पल पूछा जाए क्या H+ इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, पॉजिटिव चार्ज आया, कितने हो गए, वो एक इलेक्ट्रॉन भी निकल गया, 0 इलेक्ट्रॉन है, डुप्लेट कंप्लीट करना है, कमी है ना, अगर कमी है तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल। Cl+ क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है, बिल्कुल ये भी इलेक्ट्रोफाइल होगा। Cl के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, हेलोजन्स, हेलोजन FCl Bri सभी के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7। पॉजिटिव चार्ज आया तो एक कम हो गया, 7 - 1 कितने हो गए, 6। क्या अभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, नहीं, इसके पास कमी है, तो ये क्या हुआ हमारा, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। क्या CH3+ इलेक्ट्रोफाइल है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एटॉमिक नंबर बोलो बेटा 6, 2, 4। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। पॉजिटिव चार्ज आया, एक और कम हो गया, कितने बचे, 3। 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की, 3 और 3 कितने हो गए, 6। अभी क्या ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है ना, तो क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल। क्या BF3 इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। बोरान का एटॉमिक नंबर 5, 2, 3। आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग कर ली, 3 और 3 कितने हो गए, 6। अभी इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी है, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। जैसे कार्बीन,
कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की, 4 और 2 कितने हो गए? 6। अभी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये भी अपने आप में क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। तो जिनके पास भी इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वो हमारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। इसके अलावा देखते हैं जरा SO3, क्या SO3 इलेक्ट्रोफाइल है? सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? अरे भाई सल्फर में ऑक्सीजन फैमिली का है, 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन है, सारे के सारे बॉन्डिंग कर लेंगे, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है। फिर कैसे है? तो देखिए SO3 के बारे में अगर हम देखना चाहें तो SO3 क्या है? S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। सल्फर ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन तो जो साझे के इलेक्ट्रॉन है किधर जाने चाहिए बेटा? साझे के इलेक्ट्रॉन चले जाने चाहिए ऑक्सीजन की तरफ, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ये थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएंगे, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो सल्फर को क्या लगेगा? सल्फर को लगेगा मेरे पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, क्योंकि इसके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन ले जा रहा है? ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जा रहे हैं। ठीक बीच में ना हो कि थोड़ा सा ऑक्सीजन की तरफ है, तो डिफिशियंसी फील होगी। तो जिनके पास भी 2 या 2 से ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच्ड होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल भी अगर सेंट्रल एटम से 2 या 2 से ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच्ड हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल भी हमारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो लाइक CO2 भी क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। PCl5 इलेक्ट्रोफाइल है। ZnCl2 क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। AlCl3 क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। जिन पर चार्ज होगा वो हमारे चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल कहलाएंगे, जैसे ये चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल हैं, और जिन पर चार्ज नहीं होगा वो हमारे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। नाउ न्यूक्लियोफाइल्स क्या है? न्यूक्लियोफाइल्स मतलब न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक का मीनिंग क्या है? न्यूक्लियस लविंग। और न्यूक्लियस पे क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। बेटा जी अगर पॉजिटिव चार्ज लविंग है, इसका मतलब उनके पास क्या होगा? कहीं ना कहीं या तो नेगेटिव चार्ज होगा या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सीधी सी बात है, जिन पे नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो वो हमारे क्या होंगे? न्यूक्लियस लविंग मींस न्यूक्लियोफाइल होंगे। तो ध्यान रखिएगा, इनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, इनके पास कमी नहीं होती। ऑक्टेट कंप्लीट होगा तभी वो न्यूक्लियस लविंग हो सकता है, अदरवाइज तो उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। तो इसका मतलब इनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, या तो नेगेटिव चार्ज होगा या क्या होंगे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि F माइनस है, OH माइनस है, CH3O माइनस, NH2 माइनस, SH माइनस। ऐसा भी हो सकता है कि उन पर नेगेटिव चार्ज ना हो, CH3 माइनस, H माइनस, ये सब क्या है? ऐसा भी हो सकता है नेगेटिव चार्ज ना हो लेकिन लोन पेयर हो, फॉर एग्जांपल NH3, फॉर एग्जांपल H2O। अभी यहां पर क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन CH3OH, क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सभी के सभी हमारे क्या कहलाएंगे? न्यूक्लियोफाइल्स। तो अटैकिंग रिएजेंट बेसिकली 2 टाइप के हो गए, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन लविंग, जिनके पास क्या होगा? जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। न्यूक्लियोफिलिक, जिनके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मींस नेगेटिव चार्ज होगा या लोन पेयर। ऑक्टेट तो कंप्लीट होगा ही होगा। इनका जनरली ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट है। अच्छा पूछा जाए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस देखते हैं। पूछा जाए Na+, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है? Na का एटॉमिक नंबर 11, 2, 8, 1, पॉजिटिव चार्ज आया, 1 गया तो 2, क्या बचा? 8। मींस इसका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट। पूछा जाए इससे Na+ से इलेक्ट्रॉन लेना चाहोगे तो ये क्या कहेगा? भैया हम स्टेबल हैं, नोबल गैस जैसा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मुझे इलेक्ट्रॉनों की क्या जरूरत? क्या ये इलेक्ट्रॉन लविंग होगा? इलेक्ट्रॉन इस नहीं होगा, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, इसे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। तो ये क्या हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा? ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकता है। तो इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होना जरूरी है। वेरी गुड। नाउ बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं टेम्परेरी इफेक्ट और एक क्या होते हैं? परमानेंट इफेक्ट। टेम्परेरी इफेक्ट वो होंगे जो कुछ समय के लिए लगेंगे, हमेशा के लिए नहीं लगेंगे। ये तभी लगेंगे जब बाहर से कोई अटैकिंग रिएजेंट आएगा और जो हमारे
परमानेंट इफेक्ट हैं, ये हमेशा लगेंगे। ये भले ही बाहर से कोई अटैकिंग रिएजेंट लेके आए या अगर नहीं भी लेके आते हैं तो पहले भी उसमें लग रहा होता है, अटैकिंग रिएजेंट के बिना भी लग रहा होता है, उसके आने के बाद भी लग रहा होता है। तो ये हमारे परमानेंट इफेक्ट होंगे। हम टेम्परेरी इफेक्ट की बात कर लेते हैं बेटा। टेम्परेरी इफेक्ट जो है ये क्या करते हैं, डेवलप पोलैरिटी इन मॉलिक्यूल टेम्परेरीली। कब डेवलप करेंगे, जब बाहर से कोई अटैकिंग रिएजेंट आएगा तो डेवलप कर देंगे, वो ना लाएं तो डेवलप नहीं होगा, या हटा लें तो भी डेवलप नहीं होगा। तो देखिए ये दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से बेटा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। ये भला इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, ये पोलैरिटी डेवलप करता है इन पाई बॉन्ड। कैसे डेवलप करता है, कैसे बेटा डेवलप करता है, उसको भी डिटेल में देख लेते हैं। इंडक्टोमेरिक इफेक्ट जो है ये क्या पोलैरिटी डेवलप करता है इन सिग्मा बॉन्ड। कैसे करता है अभी उसकी बात कर लेते हैं। परमानेंट इफेक्ट हमारे 3 टाइप्स के हैं, कौन कौन से, इंडक्टिव इफेक्ट, ये अपने आप में 2 टाइप का होता है, अभी डिटेल में करेंगे डिस्कस, प्लस आई माइनस आई। मीजोमेरिक इफेक्ट ये अपने आप में 2 टाइप का होता है, प्लस एम माइनस एम। पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट, निगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ये भी 2 टाइप का होता है, प्लस एच एंड माइनस एच इफेक्ट। माइनस एच इफेक्ट को हम रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन के नाम से भी जानते हैं। अब समझते हैं, सबसे पहले हम टेम्परेरी इफेक्ट में बात करते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की। बेटा ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है, कोई पाई बॉन्डेड सिस्टम है जैसे C डबल बॉन्ड C, और हम क्या किया, एक इलेक्ट्रोफाइल यहां पर ले आए। इलेक्ट्रोफाइल जब लेके आए तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं इसको अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। अगर अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक करना चाहेगा, लेकिन ये कहेगा मुझे तो इलेक्ट्रॉनों की कमी है, मुझे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग होगी। अगर ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं लाते तो क्या यहां ये शिफ्टिंग हो पाती, नहीं हो पाती। तो कैसा इफेक्ट हुआ, टेम्परेरी। ये क्या होगा, बॉन्ड की यहां पर ब्रेकिंग होने लगेगी। एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, जो पाई इलेक्ट्रॉन है शिफ्ट होने लगेंगे, तो यहां पर ब्रेकिंग होने लगेगी। ब्रेकिंग होने लगेगी तो होगा क्या, इधर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने लगेगा, ठीक। धीरे धीरे ये न्यूट्रलाइज होगा तो इस पे चार्ज कम होने लगेगा, यहां चार्ज डेवलप होने लगेगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। फाइनली होगा क्या, फाइनली ये हमारा फॉर्मेशन हो गया। ये इफेक्ट हमारा क्या कहलाया, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहलाया। अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अपने आप में 2 टाइप का होगा, एक होगा प्लस ई इफेक्ट और एक बेटा होगा माइनस ई इफेक्ट। पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और दूसरा क्या होगा, माइनस या नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कब होता है, यदि इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है और बॉन्ड की ब्रेकिंग किधर हो रही है, टुवर्ड्स द साइड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। ध्यान से देखिएगा, अटैकिंग रिएजेंट यहां पर अटैक किया, इस पर कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया, तो किधर ब्रेकिंग हुई है, उधर हुई है जिधर अटैकिंग रिएजेंट अटैक कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, प्लस ई इफेक्ट या पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये देखिए जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इन कार्बोनिल ग्रुप, तब हम क्या देखते हैं, बॉन्ड की ब्रेकिंग, कार्बन ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन, तो इधर होगी, यहां पर आएगा माइनस और यहां क्या आएगा, प्लस। तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, मींस क्या फॉर्मेशन होगा, प्लस की तरफ कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल, तो O पर माइनस चार्ज आ जाएगा, यहां न्यूक्लियोफाइल अटैक कर गया। ध्यान से देखिए यहां पर जो बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही बेटा, वो किधर हो रही है, जिधर अटैकिंग रिएजेंट अटैक कर रहा उससे अवे हो रही है, तो ऐसे केस में क्या बोलेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और ये तभी होगा जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा, ये तभी होगा जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आएगा। तो ये कैसा इफेक्ट हुआ बेटा, जल्दी से बताइए, टेम्परेरी इफेक्ट। किसके थ्रू ऑपरेट होता है, ऑपरेट थ्रू पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन ना होते तो ये इफेक्ट भी नहीं होता। डेवलप पोलैरिटी इन पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड में पोलैरिटी डेवलप करता है, पॉइंट क्लियर हुआ। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की हम लोगों ने बात कर ली। अब अपन बात करते हैं इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। ये भी टेम्परेरी इफेक्ट है, बाहर से अटैकिंग रिएजेंट लाएंगे तो ही लगेगा, अदरवाइज ये नहीं लगेगा, ठीक है। देखिए बेटा, अगर आपको कंपटीशन फाइट करना है तो उसके लिए सबसे पहली बात होती है कॉन्सेप्ट का क्लियर होना। हमेशा CAS फार्मूले को आप
फॉलो करिए कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट के बाद आप एक्यूरेसी, एक्यूरेसी के बाद स्पीड। आप स्पीड के चक्कर में ना रहिए, पहले आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करिए, वो क्लियर होंगे तब फोकस करिए एक्यूरेसी पे, प्रैक्टिस करिए एक्यूरेसी पे, ठीक है, कि आपका आंसर सही आना चाहिए भले ही टाइम टेकिंग हो। और जब आप ये प्रैक्टिस करने लगेंगे तो स्पीड अपने आप आ जाएगी, वो स्पॉन्टेनियस होती है, वो प्रैक्टिस के साथ ही आ जाती है। तो हमें कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, और ये चैप्टर अगर आपने सीख लिया तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बुलंद होने वाली है। इसलिए पेशेंस के साथ अच्छी तरीके से इसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए। इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है, जैसे ये हमारे पास क्या है OH-, ये हमारा अटैकिंग रिएजेंट है, ये बेटा क्या है अटैकिंग रिएजेंट, ये अटैकिंग रिएजेंट है, ठीक। ये हमारा सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट में क्या है कार्बन से क्लोरीन लगा है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा होगा, लेकिन अभी कार्बन के पास इतने इलेक्ट्रॉन नहीं है कि क्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन को खींच के निकल जाए। क्यों, कार्बन से केवल CH3 तो इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप लगा है, बाकी हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम ये ऑलमोस्ट ये इलेक्ट्रॉन ना तो खींचते हैं ना देते हैं, ऑलमोस्ट न्यूट्रल टाइप के होते हैं। तो अभी इतना ये इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है कि क्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाए। लेकिन OH- क्या कहेगा, कहेगा मैं मदद कर देता हूं, मेरे पास क्या है नेगेटिव चार्ज अपना देगा। नेगेटिव चार्ज जब भी बेटा पहली बार ट्रांसफर होता है तो हमेशा बॉन्ड का फॉर्मेशन, ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक है, ट्रिक बेटा याद कर लीजिए, आपको हमेशा फायदा करेगी। क्या, A सिंगल बॉन्ड B, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड D। मान लीजिए A के पास नेगेटिव चार्ज है एग्जाम्पल के तौर पे, तो पहली बार अगर नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होगा तो बॉन्ड का फॉर्मेशन, दूसरी बार अगर वही नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होगा तो बॉन्ड की ब्रेकिंग, तीसरी बार अगर फॉर्मेशन होगा तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। मतलब A से D तक चार्ज को ट्रेवल कराएं तो पिक्चर क्या चेंज हो जाएगी, A एक नया बॉन्ड फॉर्म कर जाएगा, एक पहले से था ये टूट जाएगा, C एक पहले से था एक और बन जाएगा, और D पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। ये पिक्चर हो जाएगी। ट्रिक याद रखिएगा, A पे अगर नेगेटिव चार्ज है D तक ट्रेवल कराएंगे तो पहली बार फॉर्मेशन, दूसरी बार ब्रेकिंग, तीसरी बार फॉर्मेशन, यदि आगे भी कराना होता तो फॉर्मेशन ब्रेकिंग ये चलता रहता। पॉजिटिव चार्ज अगर कभी शिफ्ट करेंगे तो पहली बार में ब्रेकिंग, दूसरी बार में फॉर्मेशन, तीसरी बार में ब्रेकिंग, ये अल्टरनेट सीक्वेंस चलता है। ये ट्रिक है, ट्रिक याद रख सकते हैं आप, ठीक। तो देखिए पहली बार में क्या है फॉर्मेशन, तो दूसरी बार में क्या होगा ब्रेकिंग। तो देखिए यहां बॉन्ड फॉर्म करने लगेगा, यहां ब्रेक होने लगेगा, ये हमारी क्या हुई ट्रांजिशन स्टेट। फाइनली ये वाला बॉन्ड बन गया और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये क्या बन गया प्रोडक्ट। इस वाली रिएक्शन में देखिए बाई चांस रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है, तो बिना रिएक्शन इंटरमीडिएट बने भी रिएक्शन हो सकती है, जैसा कि ये रिएक्शन हम देख रहे हैं। लेकिन यहां पर ये OH- है, इसने इसकी इलेक्ट्रॉन की खींचने की पावर को बढ़ा दिया, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लेके निकल पाया। यही इफेक्ट कहलाता है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। तो इंडक्टोमेरिक इफेक्ट क्या है, इज द टेम्परेरी इफेक्ट विच इनहेंसेस द पावर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ये जो इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा था उसकी पावर को क्या करा दिया, बढ़ा दिया। इट्स ऑपरेट्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, डेवलप पोलैरिटी इन सिग्मा बॉन्ड। किस में डेवलप करता है, सिग्मा बॉन्ड में पोलैरिटी डेवलप करता है। ये कहलाया हमारा इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। अब अपन बात करते हैं परमानेंट इफेक्ट की। तो परमानेंट इफेक्ट हमारे कैसे होते हैं, तीन टाइप के। परमानेंट इफेक्ट वो इफेक्ट है जो हमेशा लगेंगे, भले ही बाहर से अटैकिंग रिएजेंट लेके आए और या फिर ना लेके आए। ये कौन कौन से होंगे, तो देखिए हम लोगों ने बात की, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, दूसरा हमारा कौन सा होता है मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, और तीसरा कौन सा होगा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। सबसे पहले अपन बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की। ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, ये बिल्कुल ठीक मैग्नेट जैसा बेटा इफेक्ट होता है। मान लीजिए कोई कार्बन चेन है, अब कार्बन चेन से हमारा एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाला ग्रुप लगा है। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। अब इलेक्ट्रॉन अगर अपनी तरफ खींचेगा तो दोनों के बीच के जो साझे के इलेक्ट्रॉन होंगे ठीक सेंटर पे ना होके थोड़ा सा जो खींच रहा उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं H और Cl, दोनों के बीच में क्या बना है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में क्या होगा, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन साझे के लिए दिया होगा, तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दोनों के
होने कहां चाहिए, ठीक सेंटर पे। ऐसा हो पाएगा क्या, नहीं। क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की ताकत क्या है, ज्यादा, तो ये ज्यादा ताकत से खींचेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, Cl की तरफ। Cl की तरफ शिफ्ट हुए तो Cl को क्या लगेगा, जो मैंने एक साझेक इलेक्ट्रॉन दिया था वो तो मेरी तरफ आया ही, जो हाइड्रोजन ने दिया था वो भी मेरी तरफ आ गया, तो इसको क्या लगेगा, मेरी तरफ एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, तो इसे पार्शियल, इस पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन रिच फील करेगा। हाइड्रोजन को क्या लगेगा, मैंने एक इलेक्ट्रॉन साझे के लिए दिया था वो भी मुझसे दूर हो गया, तो इस पे ठीक उतना ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये चार्जेस डेवलप हो गए। ठीक ऐसा यहां पर भी हो रहा है, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाला ग्रुप है। अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहां पार्शियल नेगेटिव, यहां पर कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया, इस कार्बन को लगेगा मेरे पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। जब इलेक्ट्रॉनों की कमी फील होगी तो ये खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा। अब ये क्या करेगा, इस कार्बन के जो साझे वाले इलेक्ट्रॉन हैं, इस कार्बन के साथ जो साझे वाले इलेक्ट्रॉन हैं, ये अपनी तरफ खींचने लगेगा। अब लेकिन क्या उस पावर से खींच पाएगा जिस पावर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप खींच रहा था, नहीं, उस पावर से नहीं खींच पाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो ये मैग्नेट है, मैग्नेट के पास हम, ये बार मैग्नेट है, इसके पास आयरन की पिन लेके आए, ये आयरन की पिन इससे अटैच हो जाएगी। अब दूसरी पिन लेके आए और इस पिन से अटैच होना चाहें, हो सकता है ये अटैच्ड हो जाए, लेकिन क्या उस पावर से अटैच्ड हो पाएगी जिस पावर से पहली वाली अटैच्ड हुई थी, नहीं। अब इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड इस पर लगेगी सेकंड वाली आयरन पिन पे, अब क्या लगेगी, कम लगेगी। तो ठीक वैसे ही यहां पर भी होगा, ये उतने पावर से इलेक्ट्रॉनों को नहीं खींच पाएगा, मींस यहां और छोटा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरह बिहेव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अब यहां और छोटा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचता है। ये थ्रू आउट चेन चलता रहता है, लेकिन 4 कार्बन के बाद इस इफेक्ट को हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। थ्योरेटिकली तो पूरा चलेगा, लेकिन वास्तव में क्या होगा, 4 कार्बन एटम के बाद इस इफेक्ट को हम क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो इस टाइप का जो ये इफेक्ट है, ये हमारा इफेक्ट क्या कहलाता है, इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। क्या बाहर से कोई रिएजेंट लाए इस वजह से लगा, नहीं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसी कंपाउंड का पार्ट है, इससे जुड़ा हुआ है, तो ये इफेक्ट हमेशा लगेगा, भले ही बाहर से कोई हम ग्रुप लेके आए, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल लेके आए या फिर ना लेके आए, ये तो लगेगा ही लगेगा। तो ये कैसा इफेक्ट हुआ, परमानेंट इफेक्ट हुआ। अगर इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप होता है तो अपोजिट कहानी हो जाती है, वो इधर की तरफ करता तो यहां पार्शियल जो पॉजिटिव डेवलप हो रहे हैं इन पे पार्शियल नेगेटिव डेवलप होता। तो ये समझ रहे हैं ना, बिल्कुल मैग्नेट जैसा इफेक्ट है। डिस्टेंस डिपेंडेंट है, डिस्टेंस के साथ साथ क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। अच्छा, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो ये किसमें पोलैरिटी डेवलप कर रहा है, सिग्मा, कार्बन सिंगल बॉन्ड सिग्मा, जो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है उनके बीच में, मीन सिग्मा इलेक्ट्रॉन में पार्शियल शिफ्टिंग हो रही है, तो सिग्मा बॉन्ड में पोलैरिटी डेवलप कर रहा है। तो ध्यान से देखिए बेटा, ये कॉन्सेप्ट जो है इंडक्टिव इफेक्ट का किसने दिया था, इनगोल्ड ने दिया था। ये क्या करता है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जनरेट होता है और क्या ले आता है, ब्रिंग्स पोलैरिटी परमानेंटली पोलैरिटी डेवलप कर देता है। ट्रांसमिट थ्रू सिग्मा बॉन्ड ओनली, किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता है। और डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस डिपेंडेंट है और 4 कार्बन एटम तक ही अप्लीकेबल होता है। 4 के बाद इसे हम क्या कहते हैं, नेग्लिजिबल कह देते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट हमारे 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होगा हमारा प्लस आई इफेक्ट, दूसरा बेटा क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट कब लगेगा, अगर इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है, ये कार्बन चेन है, इस कार्बन चेन से बेटा एक इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप अटैच्ड है। इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन पुश करने वाला ग्रुप। अब क्या होगा, जो साझेक इलेक्ट्रॉन है थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएंगे, अगर थोड़ा सा इधर शिफ्ट होंगे तो इधर पार्शियल नेगेटिव, इधर कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल
पॉजिटिव, मतलब यहां कार्बन इसकी अपेक्षा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इधर शिफ्टिंग हो रही है, तो यहां पार्शियल नेगेटिव, यहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां और भी छोटा इसी तरीके से पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां और छोटा पार्शियल नेगेटिव, और यहां और ज्यादा छोटा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। मींस डिस्टेंस के साथ साथ ये इफेक्ट क्या होता जा रहा है, कम, और 4 कार्बन एटम के बाद इस इफेक्ट को भी हम क्या करेंगे, नेग्लिजिबल मान लेंगे। ये कौन कौन से ग्रुप ये इफेक्ट देते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है जिसकी वजह से ये इफेक्ट लग रहा है बेटा, यही हमारा क्या कहलाएगा, प्लस आई ग्रुप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्लस आई ग्रुप। और ये जो इफेक्ट हो रहा है जिसमें पार्शियल नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो रहे हैं कार्बन चेन पे, इस इफेक्ट को हम बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। तो देखिए बेटा, ये कौन कौन से ग्रुप होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप कौन कौन से होंगे, एक तो डायरेक्टली अटैच एटम पे यदि नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि अगर इस पे नेगेटिव चार्ज है तब तो इलेक्ट्रॉन पुशिंग होगा ही, ये इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप होगा। CH2 माइनस देन NH माइनस देन O माइनस। अब इसमें CH2 माइनस पहले क्यों लिया गया, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, देन नाइट्रोजन देन ऑक्सीजन। फिर कौन होगा, COO माइनस। फिर कौन होगा, SiR3। फिर कौन होता है, ये 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप, आफ्टर दैट 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप, क्योंकि एल्काइल ग्रुप अपने आप में पुशिंग है। फिर कौन होता है, 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप। इसके बाद देखिए CT3 होना चाहिए मेथाइल। मेथाइल में भी कौन, हाइड्रोजन की जगह अगर ट्राइटियम है तो और ज्यादा होगा, CT3 देन CD3 देन CH3। ये हमारा प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर होता है। सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट CH2 माइनस में है और सबसे कम किस में है, CH3 में है। ये कंप्लीट ऑर्डर है, इसे एक बार आपको याद करना होगा। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतना ही ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होता है। मींस अगर आपसे कहा जाए CH3 CH3 और CH3, अगर इसकी बात करें CH CH3 CH2 CH3, और एक हम बात करते हैं CH2 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 CH3, सभी केसेस में देखो 4 कार्बन एटम है, लेकिन इन तीनों में प्लस आई इफेक्ट किसका ज्यादा है बेटा, इन तीनों में किसका ज्यादा होगा, जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा है, तो 3 डिग्री का ज्यादा होगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ठीक, अर्लीस्ट ब्रांचिंग मोर प्लस आई इफेक्ट। अगर ब्रांचिंग हो ही रही है तो कहां होनी चाहिए, अर्लीस्ट होनी चाहिए। मींस एक देखिए इस कंपाउंड को देख रहे हैं, एक दूसरा हम कंपाउंड देख रहे हैं ब्रांचिंग वाला, तो यहां जहां से चेन अटैच्ड है वहीं पर ब्रांचिंग है, इसमें उसके नेक्स्ट में ब्रांचिंग है, तो कौन ज्यादा होगा, जिसमें अर्लीस्ट ब्रांचिंग होगी। अगर डिग्री ऑफ कार्बन एटम सेम है तब नंबर ऑफ कार्बन एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब ये CH CH3 CH2 CH3, एक देखते हैं CH CH3 और CH3, ये कैसा है, दोनों को ध्यान से देखो, दोनों को, ये भी 2 डिग्री है और ये वाला भी 2 डिग्री है। इस कार्बन से 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री। जब डिग्री ऑफ कार्बन एटम सेम हो तब कैसे चेक करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम से। यहां नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है, इसलिए इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। इज इट क्लियर, ये बात समझ में आ गई। बात करते हैं माइनस आई इफेक्ट की। माइनस आई इफेक्ट बेटा हमारा कब लगने वाला है, अगर कार्बन चेन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा है या इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अटैच्ड है। अब इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अटैच्ड है तो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे, कार्बन चेन से बाहर की तरफ शिफ्ट होंगे, इधर की तरफ शिफ्ट होंगे, इधर की तरफ शिफ्ट होंगे, कार्बन चेन से बाहर की तरफ शिफ्ट होंगे। कैसा चार्ज आएगा, ध्यान से देखो, यहां पार्शियल नेगेटिव, यहां पार्शियल पॉजिटिव, यहां क्या होगा, और भी छोटा पार्शियल पॉजिटिव, और ज्यादा जितना पार्शियल लिख दिया जाए उतना छोटा हो गया, यहां और भी ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहां और ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। 4 कार्बन के बाद ये इफेक्ट क्या होता है, नेग्लिजिबल। तो ऐसा ग्रुप हमारा क्या कहलाने वाला है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, जो कि माइनस आई ग्रुप कहलाएगा। इसकी वजह से जो इफेक्ट जनरेट होगा उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, माइनस आई इफेक्ट कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका होता है, NF3+ का होता है। ये बेटा आपको ऑर्डर एक बार याद करना होगा। फिर NR3+, जिन पे पॉजिटिव चार्ज है उनका ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ज्यादा होंगे। आफ्टर दैट NO2 CN SO3 CHO,
COR COOH COCl COR CONH2 CONHR FCl ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, फिर OR OH C ट्रिपल बॉन्ड CH NH2, देन फेनिल, देन CH डबल बॉन्ड CH2, देन HDT। बेसिकली ये तो न्यूट्रल की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी है। तो देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जब बनता है तब कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.75 हो जाती है। अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होता तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी होती है 2.5। वहीं कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन बनता है तब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बेटा कितनी होती है 3.25। तो देखिए इसका माइनस आई इफेक्ट इससे ज्यादा होगा। इससे ज्यादा फेनिल का क्यों है? क्योंकि इसमें CH डबल बॉन्ड CH2 तो है ही, साथ में और भी CH डबल बॉन्ड CH2 दिए हैं, इस वजह से ज्यादा है। ये OH OR में OR का ज्यादा क्यों है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो देखिए रीजन समझ लेते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपको याद कर लेनी है। क्या? फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, देन ऑक्सीजन, देन क्लोरीन, देन नाइट्रोजन, देन ब्रोमीन, सल्फर, कार्बन, आयोडीन, फास्फोरस, हाइड्रोजन। कार्बन के केस में भी याद कर लीजिए, मैं बता देता हूं। अगर कार्बन ने सारे सिंगल बॉन्ड बनाए हैं तब ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है। ऐसे में परसेंट ऑफ s कैरेक्टर हमारा कितना होता है? परसेंट ऑफ s कैरेक्टर 25%। जब यही कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बनाता है तब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। अब परसेंट ऑफ s कैरेक्टर यदि आपसे पूछा जाए तो कितना होता है? 33.33%। यही कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन बनाता है तब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp। अभी परसेंट ऑफ s कैरेक्टर अगर आपसे पूछा जाए तो कितना होगा? 50%। ये केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा। परसेंट ऑफ s कैरेक्टर यदि ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या होगी? ज्यादा। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर इन तीनों में कंपेयर किया जाए तो इसकी ज्यादा होती है। वैसे एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है? 3.25। इसमें कितनी होती है? 2.75। और ये नॉर्मल की 2.5। ये जो कार्बन 2.5 है जब उसने सारे सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं तब होती है। इस वजह से इन तीनों में से माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होगा? C डबल बॉन्ड C का। फिर उससे ज्यादा किसका होगा? C ट्रिपल बॉन्ड C का। अगर हम Nr3+ और NH3+ देख रहे हैं तो इसका ज्यादा क्यों है? क्योंकि इन दोनों केसेस में बॉन्ड एंगल ये देखिए θ1 है, यहां क्या है? θ2। बट RR का रिपल्सन फोर्स ज्यादा होगा। अगर RR का रिपल्सन फोर्स ये ज्यादा होगा तो θ1 की वैल्यू θ2 से ज्यादा। यदि बॉन्ड एंगल ज्यादा तो भी तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पहले वाले केस में ज्यादा होगी दूसरे वाले केस से। हैं दोनों नाइट्रोजन, लेकिन ये नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इसका माइनस आई इफेक्ट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ये दोनों ही ऑक्सीजन है, लेकिन θ1 की वैल्यू देखिए, ध्यान से देखिए, θ1 की वैल्यू θ2 से क्या है? ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहां रिपल्सन क्या है? ज्यादा। अगर बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या होगी? ज्यादा। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी ज्यादा होगी तो माइनस आई इफेक्ट इसका क्या होगा? ज्यादा। इसीलिए OR और OH में किसका ज्यादा होता है बेटा? OH का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है। पॉइंट क्लियर हुआ? ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। तो देखिए NH3+ का NO2 से क्यों ज्यादा है? Cations are strong electron withdrawing groups due to the presence of positive charge। ध्यान रखेंगे, ठीक है। FCl-Bri में F का ज्यादा, देन Cl, देन Br, देन I, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जैसे जैसे बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी भी क्या होती है? बढ़ जाती है। OR OH में क्यों होगा? ड्यू टू बॉन्ड एंगल, ड्यू टू बॉन्ड एंगल। C ट्रिपल बॉन्ड CR इसकी ज्यादा होती है इससे। क्यों होती है? इसकी 3.25 हो जाती है, जबकि इसकी कितनी है? 3.0 होती है। पॉइंट क्लियर हुआ? एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का बेटा एप्लीकेशन देखते हैं। बाद में कंबाइंड जब इफेक्ट आएंगे तब उसको हम बहुत डिटेल में कर पाएंगे, लेकिन अभी डायरेक्ट एप्लीकेशन देख लेते हैं। सबसे पहली बात, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आयन। अगर मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है और इससे कोई हमने ग्रुप लगा दिया NO2, एक बार यहां पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, और इससे हमने क्या किया? ग्रुप लगा दिया CH3।
तो CH3 इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है, जबकि NO2 कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है तो थोड़ा सा यहां पर नेगेटिव चार्ज लाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो अपनी तरफ खींचेगा, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव आएगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज यहां पर आया, इस वाले केस में भी हम अभी पहले कैटायन का ही चेक कर लेते हैं, कैटायन का। हाँ, यहां पर देखिए पॉजिटिव चार्ज अगर है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन खींचे तो यहां थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया तो पहले जो भी था उससे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है तो पॉजिटिव चार्ज पहले से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी मैग्नीट्यूड को प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, घटा देता है, जबकि माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, बढ़ा देता है। नेगेटिव चार्ज में जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो हम कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, माइनस आई इफेक्ट के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेटा किसके हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट। अगर यहां नेगेटिव चार्ज होता तो जस्ट अपोजिट हो जाता। क्लियर है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, अब क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड घटेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है कौन घटा रहा है, प्लस आई इफेक्ट, वो घटा रहा है। ये देखिए घटा रहा है। अगर घटा रहा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाने वाली है, प्लस आई इफेक्ट के, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी, माइनस आई इफेक्ट के। पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज आ ही रहा है तो ज्यादा स्टेबल कब होगा, जब वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होगा। फॉर एग्जांपल जैसे इनकी बात करें, हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर में इनको अरेंज करना है A, B, C और D को। यहां हाइब्रिडाइजेशन sp2, यहां चेक करिए sp2 आएगा, यहां sp2 आएगा, और लेकिन यहां पर क्या आएगा, sp आएगा। मतलब ये कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, वहां पे आ रहा तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, तो सबसे लास्ट में तो डी जाने वाला है। अब ए, बी और सी में अगर कंपेयर किया जाए, यहां पर कैसा ग्रुप लगा है, CH3, मतलब प्लस आई ग्रुप है। यहां पर कैसा ग्रुप लगा है, ये माइनस आई है। माइनस आई क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को बढ़ा देता है। यहां पर प्लस आई ग्रुप है, प्लस आई क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को घटा देता है। तो ओवरऑल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, जिसमें चार्ज कम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी, बी, बी के बाद ए के बाद सी, और सी के बाद सबसे लास्ट में कौन आने वाला है, डी, क्योंकि डी तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। पॉइंट क्लियर हुआ बेटा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, ये कैसे चेक करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन कैसे चेक करेंगे, तो देखिए बेटा कार्बन आयन, कार्बन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। कार्बन पर अगर नेगेटिव चार्ज है और इससे NO2 ग्रुप लगा दिया तो NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इधर पार्शियल नेगेटिव, इधर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड घटेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। वहीं पर अगर मान लेते हैं इससे इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप अटैच्ड होता, प्लस आई ग्रुप अटैच्ड होता, तो इलेक्ट्रॉन पुश करता तो यहां नेगेटिव चार्ज लाता, यहां पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती, कम हो जाती। क्या हो जाती बेटा, स्टेबिलिटी कम हो जाती। इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, माइनस आई इफेक्ट के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगी, प्लस आई इफेक्ट के। एक चीज और, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा। पॉजिटिव चार्ज कहां ज्यादा स्टेबल होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। जरा इनको कंपेयर करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन देखिए sp है, यहां sp3 है, यहां sp2 है, यहां sp3 है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25 है, इसकी sp3 है तो 2.5 है, इसकी sp2 है तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 2.75 है, अभी बात की थी, और sp3 है तो क्या है, 2.5 है। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाने वाला है, A, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा। A के बाद कौन होने वाला है, C, इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब B और D में कंपेयर करना है तो यहां प्लस आई इफेक्ट लगा है, ये इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा, घटाएगा। इसका मतलब फिर B, और सबसे लास्ट में बेटा क्या हो जाने वाला है, D।
ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या? ये बेटा बात समझ में आ गई सभी को? नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज मोर स्टेबल, ये पहले ध्यान रखना है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तब हम देखेंगे प्लस आई इफेक्ट लगा है या माइनस आई इफेक्ट लगा है। क्लियर हुआ बेटा पॉइंट? वेरी गुड। एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या फर्क होता है, इंडक्टिव इफेक्ट का एसिडिक स्ट्रेंथ पर क्या यूज करते हैं हम लोग, उसकी बात कर लेते हैं। कोई भी एसिड है HA एसिड अगर है तो H प्लस आयन लूज करना चाहेगा और क्या बनाना चाहेगा, A माइनस। ये हमारा एसिड है, जब H प्लस आयन लूज कर देता है तो ये जो एनायन बनता है ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। क्या है बेटा? कॉन्जुगेट बेस है। ये रिएक्शन फॉरवर्ड कब ज्यादा जाना चाहेगी, जब H प्लस आसानी से लूज करे, और ये तभी लूज करेगा जब A माइनस क्या हो, स्टेबल। और अच्छा एसिड कब होगा, जो आसानी से H प्लस आयन को लूज कर सके। मींस एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, H आयन कॉन्सेंट्रेशन के। आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी A माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन के। और A माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कब स्टेबल होगा, जब उसकी ज्यादा से ज्यादा कब होगा कॉन्सेंट्रेशन, जब वो ज्यादा स्टेबल हो। मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, जब इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा हो। ये कॉन्जुगेट बेस क्या है, एनायन है। मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन के। एनायन पर कैसा चार्ज है, अरे बेटा नेगेटिव चार्ज है। और नेगेटिव चार्ज को घटाएगा कौन, अगर माइनस आई ग्रुप लगा होगा तो घटा देगा। इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, माइनस आई इफेक्ट के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट के। चलिए इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। जरा ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। यहां O माइनस एच प्लस आएगा, O माइनस एच प्लस आएगा, यहां O माइनस एच प्लस आने वाला है, यहां O माइनस एच प्लस। अब यहां पर कैसा ग्रुप लगा है, NO2, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, माइनस आई ग्रुप है। ये भी माइनस आई ग्रुप है, लेकिन माइनस आई इन दोनों में किसका ज्यादा है, फ्लोरीन और NO2 में NO2 का ज्यादा है। अभी ऑर्डर देखा। ये कैसा ग्रुप है, प्लस आई, ये तो इलेक्ट्रॉन पुशिंग है। माइनस आई इफेक्ट के एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, माइनस आई इफेक्ट के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, प्लस आई इफेक्ट के। इसका मतलब इनमें से किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, किसकी ज्यादा होगी, जिस पर माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा तो किसकी ज्यादा हो जाएगी, बी के बाद डी के बाद फिर किसकी होगी, ये तो प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट तो घटा देगा, तो इसके बाद फिर कौन आ जाएगा, ए के बाद कौन आ जाएगा, सी। इज इट क्लियर बेटा, क्लियर ना, बहुत बढ़िया। जरा इस वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं, जल्दी से देखिए क्या कहेंगे। यहां फ्लोरीन लगा है, यहां पर कोई ग्रुप नहीं लगा है, यहां पर ब्रोमीन, यहां क्लोरीन। तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका होता है, एफ के बाद सीएल के बाद फिर किसका होता है, बीआर के बाद फिर नॉर्मल हो गया हाइड्रोजन। तो इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया, एफ देन सीएल देन बीआर देन नॉर्मल। ठीक है, तो आंसर कौन सा आ गया, थर्ड पार्ट। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का सही ऑर्डर हो जाएगा। अभी बताइए इसमें क्या ऑर्डर होना चाहिए। देखिए यहां पर अगर C माइनस एच प्लस लूज किया तो ये sp हाइब्रिडाइज होगा। यहां पर भी sp हाइब्रिडाइज है, लेकिन ये प्लस आई ग्रुप लगा है। यहां पर क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा, और ये क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा जब H हटा देते हैं। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, sp हाइब्रिडाइज का होगा, फिर किसका होगा, sp2, और फिर किसका होगा, sp3। ये बात तो तय है। ये दोनों ही sp हैं। यहां प्लस आई इफेक्ट लगा है, यहां कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं लगा। प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ घटाता है। तो यही हमारा ऑर्डर सही हो गया। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो बच्चों आज हम लोगों ने जीओसी का फर्स्ट लेक्चर किया।
आज हम लोगों ने सीखा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और होपफुली आप सभी को इस लेक्चर में बहुत मजा आया होगा। आपको यदि लेक्चर अच्छा लगा है तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और इस वीडियो को मैक्स टू मैक्स शेयर करिएगा, क्योंकि ये हमें बहुत सारी एनर्जी देता है। और बेटा हम मिलते हैं जल्दी ही इसके सेकेंड लेक्चर पर, जिसमें हम आपका रेजोनेंस वाला पार्ट क्लियर करेंगे और इसी तरीके से जीओसी को आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। विश यू ऑल द बेस्ट बेटा।